क्या आप विश्वास करेंगे कि राम के भाई भरत की कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी? क्या आप विश्वास करेंगे कि इन गर्लफ्रेंड्स को गिनने का काम राम ने किया था? क्या आप विश्वास करेंगे कि राम के रामराज्य में किसी का गैंग रेप हुआ था? क्या आप विश्वास करेंगे कि गैंग रेप का आरोपी छूट गया था? क्या आप विश्वास करेंगे कि माता सीता और जटायु के बीच में सेक्सिज्म, रिवर्स सेक्सिज्म, इन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था? नमस्कार, मैं हूं ललित मिश्र, एक इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो भारत को उसकी संपूर्णता से, उसकी समग्रता से अध्ययन किया करते हैं। ये बातें जो मैंने अभी आपके सामने कही, उन पर आप यकीन जरूर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये बातें लिखी गई हैं, ये बातें आती हैं इन किताबों से। देखिए, ये रामचंद्र सीरीज की किताबें हैं, जिसे लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। इन किताबों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम राम के देश में रह रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि सनातन की उत्पत्ति वाल्मीकि की रामायण से होती है। सनातन और रामायण का, राम की कथा का सीधा संबंध है। 16 बार वाल्मीकि ने रामायण में सनातन शब्द का प्रयोग किया है। उसकी उत्पत्ति, सनातन के कंसेप्ट की उत्पत्ति वाल्मीकि रामायण से हुई है, राम के चरित्र से हुई है। इसी चरित्र का चरित्र हनन करने का काम किया इस लेखक ने इन किताबों में। ये जो किताब मेरे हाथ में है, जिसे आप देख रहे हैं, द सियान ऑफ इक्ष्वाकु, इस किताब के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में ये कहानी लिखी गई है, जिसमें भरत की कई गर्लफ्रेंड्स की बातें लिखी गई हैं, जो कि दोनों चैप्टर में आगे बढ़ती हैं। चैप्टर 7 में मैं आपको दिखाता हूं कि इस लेखक ने लिखा क्या है। आपके सामने पढ़ता हूं। Another one, Ram refrained from voicing his thoughts, trying to control his surprise. This is his 5th girlfriend. तो कहने का मतलब है, लेखक कह रहा है कि भरत की 5 गर्लफ्रेंड थी, जिन्हें गिना श्री राम ने। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सवाल आपके सामने है। जिस मर्यादा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्थापना की, क्या उसी मर्यादा को इस लेखक ने खंडित नहीं किया? ये कहानी और आगे बढ़ती है। राम कहते हैं, इस लेखक के अनुसार, इस किताब के अनुसार, राम कहते हैं कि केयरफुल टू स्पीक इन ओल्ड संस्कृत सो दैट राधिका, ये भरत की गर्लफ्रेंड है राधिका, जिसका नाम इस लेखक ने रखा है, राधिका वुड नॉट अंडरस्टैंड सी वर्ते लावण्यवती। ये जो राधिका है लावण्यवती थी, और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि भगवान राम को भी वो सुंदर लग रही थी। क्या राम का चरित्र हनन करने का प्रयास इस लेखक ने इस चैप्टर में अपनी किताब के नहीं किया है? ये सवाल मैं छोड़ता हूं आपके लिए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 में ये लेखक अमीश त्रिपाठी लिखता है कि भगवान राम को अयोध्या के चीफ ऑफ पुलिस का रोल दिया गया था। हालांकि रामायण से हम जानते हैं कि राम के पास में ऐसा कोई रोल नहीं था। एक काल्पनिक कहानी इसने बनाई, क्योंकि इसे फिर आगे लिखना था एक ऐसी कहानी जो कभी घटित नहीं हुई। क्या फिक्शन के नाम पर ऐसी कहानियां बनाई जा सकती हैं? इसने लिखा कि मंथरा की एक लड़की थी, जो कि थी नहीं, जिसका नाम था रोशनी, और इस रोशनी का गैंग रेप हुआ भगवान राम की अयोध्या में, राजा दशरथ के राज्य में, जबकि पुलिस और कानून की व्यवस्था थी भगवान राम के हाथ में। मैं कहता हूं कि क्या ऐसे फिक्शन और ऐसे उपन्यास आम तौर पर नहीं लिखे जा सकते? क्या भगवान राम के चरित्र का चरित्र हनन करना जरूरी है? क्या अयोध्या की मर्यादा को, अयोध्या के महत्व को, हमारी आस्था को तोड़ना आवश्यक है? क्या हमारी आस्था पर आघात करके ही किताबें लिखी जा सकती हैं? क्या फिक्शन ऐसे ही बनेंगे भारत में? इस सारे सवालों का जवाब आपको स्वयं देना है। लेखक कहानी अपनी और आगे बढ़ाता है, और आप यदि पहुंचेंगे चैप्टर 13 में, तो फिर यहां से इस रोशनी, जो कि मंथरा की लड़की थी, उसके गैंगरेप की कहानी शुरू होती है, जो लगातार कई चैप्टर्स में आगे बढ़ती चली जाती है। 12, 13 और 14, 3 चैप्टर में गैंगरेप और उसके होने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव, इन सब का विस्तार से वर्णन इस लेखक ने किया है। इस लेखक की मानसिकता पर क्या आप सवाल खड़े नहीं करेंगे? और कैसे इतना साहस पैदा हुआ कि जब भारत पूरी तरह से राममय है, ऐसे राममय भारत के माहौल में ऐसी घिनौनी बातें भी लिखी जा सकती हैं और लिखकर बेची जा सकती हैं। इस किताब के बारे में लेखक कहता है कि इसके 5 मिलियन इतने संस्करण, इतनी प्रतियां छप चुकी हैं। क्या पढ़ने वालों ने पढ़ा नहीं, या इन पढ़ने वालों को इस तरह की विषैली बातें पढ़ने को मिले, उन्हें कुछ इस तरह का रस मिले, इसलिए ही ये फिक्शन लिखा गया? तो इस चैप्टर 13 में लेखक लिखता है
कि रेपिस्ट 6 थे, जिसमें से 7वां कम उम्र का अंडर एज था। राम के कानून में ऐसा नियम होने के कारण कि अंडर एज अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती, इस अपराधी को सजा नहीं दी जा सकी और इसका बदला इस कहानी के अनुसार, इस फिक्शन जो इसने लिखा, इस कहानी के अनुसार मंथरा ने चुकाया, कैकेयी को राम के खिलाफ भड़काकर, जिसकी वजह से राम को वनवास मिला। क्या राम की कहानी यही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राम काल्पनिक हैं? क्या राम फिक्शन है? क्या अयोध्या काल्पनिक है? अयोध्या फिक्शन है? क्या राजा दशरथ काल्पनिक है या गुरु वशिष्ठ काल्पनिक है? संपूर्ण राम कथा को फिक्शन के नाम पर इस तरह से डिस्ट्रॉय, इस तरह से नष्ट किया जा सकता है? ये लेखक यहीं रुकता नहीं है। ऐसा लगता है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। जब ये अपनी दूसरी किताब लिखता है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, इस किताब में, जिसका कि हिंदी संस्करण मेरे हाथ में है, इस किताब में ये माता सीता जी और जटायु के बीच में एक संवाद हुआ और संवाद आप यकीन नहीं करेंगे क्या था। यह संवाद था सेक्सिज्म और रिवर्स सेक्सिज्म के पॉइंट पर, जिसमें सीता जी जटायु से कहती हैं किसी एक दूसरी महिला पात्र के बारे में कि उसे पुरुषों से अनावश्यक ईर्ष्या है। क्या पुरुषों से क्या संबंध होना चाहिए स्त्रियों का या क्या नहीं होना चाहिए? सीता जी ने कभी जटायु से ऐसी वार्ता की? क्या कभी ऐसा संवाद हुआ? लेकिन इस लेखक ने ऐसा लिखा है। इसके बाद कहानियां आगे और बढ़ती हैं। आप हर 2 पन्नों के बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्शनेबल ऐसी बात जरूर पाएंगे जो आपको चोट करेगी, लेकिन 5 मिलियन पढ़ने वालों ने इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। उसका रिव्यू लिखने वाले जो समाचार पत्रों के लेखक थे और दूसरे लोग थे, उन रिव्यूअर्स ने इन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। इन पर कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों ने, उन्होंने केवल पॉइंट कर कि शायद ये लेखक जो माइथोलॉजी है उसे रीमाइथोलॉजी में कन्वर्ट करके सामने रख रहा है, इसलिए उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया। क्या हम सनातन के साथ किए जाने वाले इस तरह के गुनाहों को माफ करते रहेंगे? फिर कहानी आगे बढ़ती, जैसा कि मैंने कहा कि ये लेखक हैबिचुअल ऑफेंडर लगता है। दूसरी किताब में भी ये मंथरा की लड़की रोशनी के गैंग रेप की कहानी को पूरे विस्तार से लिखता है, जिसे सारे लोग पढ़ते हैं। अब इसका मार्केट यदि हम देखें तो इसके पढ़ने वाले हैं कॉलेज जाने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, उनके मन में कौन सी छाप छोड़ना चाहता है लेखक? इसी किताबें पढ़ने वाले इंग्लिश के रीडर्स हैं और कुछ प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक्स हैं। तो ये कौन सी विरासत ये लेखक छोड़ना चाहता है? क्या वो विरासत हमारी असली विरासत है? देखिए, आपको एक बात बताऊं मैं कि अयोध्या पर जो आक्रमण हुआ वो केवल बाबर का अकेला आक्रमण नहीं था। जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए उन सभी ने अयोध्या पर, जिसका नाम कभी अयोध्या था तो कभी साकेत था, सभी ने आक्रमण किया। इसकी शुरुआत होती है इंडो ग्रीक इन्वेडर्स के साथ। उसके बारे में लिखा है हमारे ऋषि पतंजलि ने। दूसरा आक्रमण किया हमारे, जिसका भारतीकरण कर दिया है कनिष्क ने अपने अफगानिस्तान के शिलालेख में लिखा कि अयोध्या पर आक्रमण किया। इसके बाद बाबर ने आक्रमण किया। जो भी आक्रांता था वो अयोध्या पर इसलिए आक्रमण करता था क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को नीचा दिखाया जा सके, हमें पराजित दिखाया जा सके। आपको ये सतर्क रहना है कि एक दूसरा आक्रमण भारत पर हो रहा है, हमारे सनातन पर हो रहा है, बौद्धिक आक्रमण, और ये आक्रमण करने वाले इस तरह के लेखक हैं। इस तरह के लेखकों के खिलाफ जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, सनातन के मूल्यों पर, सनातन के पात्रों पर, सनातन के चरित्रों पर और सनातन के आदर्शों पर ये आक्रमण होते रहेंगे। और अगली कड़ी के लिए तैयार रहिए जब हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों ने भी भगवान राम की विरासत पर आक्रमण किए हैं।